आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी जनरेटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हमने डीसी मोटर के एमसीक्यू देखा दोस्तों, और इस वीडियो में देखेंगे डीसी जनरेटर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एलपीसीबी एग्जाम के लिए, आरआरबी जे एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, पीपीसीएल जे एग्जाम के लिए, हर एक जेई एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटरों में पोल शू को जो है पोल कोर द्वारा फास्टेंड किया जाता है, क्यों? काउंटर संक स्क्रू किया जाता है। ठीक है। डीसी मशीन में आयरन लॉसेस किसके बदलाव के से स्वतंत्र हैं? तो भार में बदलाव से स्वतंत्र है। आयरन लॉस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना दोस्तों, भार पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और प्रेरित ईएमएफ की दिशा में अप्लाइंग करते समय अंगूठे की ओर इशारा करता है। अंगूठे किसकी ओर इशारा करता है दोस्तों? तो कंडक्टर की गति की दिशा अगर तर्जनी प्रवाह की ओर इशारा करती है तब। ठीक है ना, तो जो अंगूठा है वो कंडक्टर की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है तो पोल्स की संख्या के समान होती है दोस्तों। ठीक ना, लैप वाइंडिंग में दोस्तों जो समांतर पथों की संख्या होती है ना, वो पोल की संख्या के बराबर होती है, याद रखिएगा। एक डीसी जनरेटर के लिए जब पोल्स की संख्या और आर्मेचर कंडक्टर की संख्या तय की जाती है तो कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देता है दोस्तों? तो वेव वाइंडिंग देता है दोस्तों। ठीक ना, वेव वाइंडिंग। अगला प्रश्न है डीसी मशीन में कॉपर ब्रश का उपयोग किया जाता है जहां कम वोल्टेज और उच्च धाराएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कॉपर ब्रश का प्रयोग हम क्या करते हैं? जहां कम वोल्टेज और उच्च धारा की आवश्यकता होती है वहां पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक नुकसान का प्राथमिक कार्य क्या है? तो स्पीड है। ठीक है। प्राय आर्मेचर किसका बना होता है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। कम वोल्टता व उच्च धारा के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है दोस्तों? लैप वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दिक् परिवर्तक का काम क्या होता है दोस्तों? यानी कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है? आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके निर्दिष्ट धारा में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आर्मेचर के कंडक्टर से धारा को इकट्ठा करता है और उसको डीसी में बदलता है। ठीक है। या अगला क्वेश्चन है कि जो है ब्रश तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है क्योंकि तांबे की अपेक्षा जो है कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना, इसलिए हम कार्बन का बनाते हैं ब्रश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है तो पोलों की संख्या के बराबर होती है, और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, केवल 2। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न एक चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है, क्या आवश्यक है? चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से एक घूर्णन, यानी कि या तो चालक घूमना चाहिए या तो चुंबकीय फ्लक्स घूमना चाहिए। ठीक है ना, तभी जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है ना, यही फैराडे का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि जनित्र को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्रायः जाना जाता है प्राइम मूवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्प्लिट रिंग में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जनित्र में स्प्लिट रिंग द्वारा जो है प्राप्त आउटपुट वोल्टता किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा डिस्क धारा यानी कि डीसी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए यानी कि साइन वेव प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से घूमनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? कर्षित कठोर तांबे से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए उपयोग करते हैं तो पोल शू का हम प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डीसी मशीन की आर्मेचर का प्रतिरोध प्रायः कितना होता है? 1 ओम होता है, याद रखिएगा। किसी भी डीसी जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उच्चतम होता है जब फ्लक्स परिवर्तन की दर जो है वो उच्चतम होती है। जब फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्चतम होती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी जो है उच्चतम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है एक डीसी मशीन में 1 मिनट में 3000 चक्र काट रही है, यह 1 सेकंड में कितने चक्र काटेगी? तो 1 मिनट में 3000 दोस्तों, तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो इसको भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एक पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की चाल जो है यदि स्थिर रखी जाए तो फिर दूसरा कारक बताएं जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रभावित करता है। तो कौन सा है? क्षेत्र फ्लक्स क्षमता। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश का कम संपर्क का क्या कारण हो सकता है दोस्तों? कम ब्रश तनाव। ठीक है ना, कम ब्रश तनाव। अगला क्वेश्चन है कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है? तो वह है पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है ना, जनित्र यानी कि जनरेटर।
आर्मेचर के साथ इंटरपोल किस प्रकार से जोड़े जाते हैं दोस्तों? तो आर्मेचर के श्रेणी में, परंतु जनित्र में इनकी ध्रुवता इनमें आगे वाले मुख्य पोल के समान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है ना। जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन जो जनरेटर में जो इसकी पोलरिटी होती है ना, वो आगे आने वाले मुख्य पोल के समान होती है। ये लाइन आप बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर को माना जा सकता है तो घूर्णन एम्पलीफायर के नाम से जाना जा सकता है। तो याद रखिएगा, घूर्णन एम्पलीफायर माना जा सकता है, ठीक है। किसी भी घूमने वाली मशीन में जो भाग कंडक्टर को रखता है और जिसमें ईएमएफ प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहा जाता है उसको हम कहते हैं आर्मेचर। अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस किसका योग है दोस्तों? तो लोहे की हानि और प्लस यांत्रिक हानि, लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रे लॉस बराबर होता है लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि, ठीक है ना, याद रखिएगा। आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, इसी का योग होता है स्ट्रे लॉस। अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट पिच है आगे और पीछे पिचों का अंतर, यानी कि फ्रंट पिच और बैक पिच का अंतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा डीसी जनरेटर की प्रत्यक्ष धारा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वह कम्यूटेटर। अगला क्वेश्चन है, ईएमएफ शंट जनरेटर की आर्मेचर में प्रेरित 600 वोल्ट है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है, यदि आर्मेचर करंट 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों इसको आप जो है, इसका फार्मूला होता है ना, ए बी बराबर भी माइनस आई ए आर ए होता है, इससे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल है, लगा सकते हैं इसको, ठीक है। एक डीसी जनरेटर में क्रिटिकल रेजिस्टेंस के प्रतिरोध को संदर्भित करता है तो फील्ड संदर्भित करता है। डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है तो कम वोल्टेज उच्च करंट के लिए हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और उच्च वोल्टेज और लो करंट के लिए हम वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट और वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दो जनरेटर ए और बी प्रत्येक में 6 पोल हैं। जनरेटर ए में वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है, जबकि जनरेटर बी में लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है। तो प्रेरित ईएमएफ का अनुपात जनरेटर ए और बी में क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं कि जो है, देखिए पहला जो जनरेटर है उसमें कह रहा है कि कौन सा वाइंडिंग है, आर्मेचर मतलब वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक होता है, ठीक है ना। तो 3:1 का रेशियो आएगा दोस्तों, ठीक है ना, 3:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, एक शंट बाउंड डीसी जनरेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है जबकि जो है पोल फ्लक्स स्थिर रहता है। यदि जनरेटर की गति दोगुनी रहती है तो ईएमएफ फ्लक्स जो है कितना होता है दोस्तों? तो ये फ्लक्स भी जो क्या होगा, ईएमएफ जो होगा वो भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। गति दुगुनी हुई तो ये भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों फार्मूला होता है एन बराबर ई बी अपान फाइव होता है, तो एन बराबर ई बी अपान फाइव, तो एन का मान दुगुना हो रहा है तो ई बी का मान भी तो दुगुना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्यूटेटर ब्रश के लिए सामग्री आमतौर पर है तो कौन है? वह कार्बन। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ईएमएफ रिपल्स को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? बेहतर गुणवत्ता के कार्बन ब्रश का उपयोग करके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कम्यूटेटर खंडों के बीच उपयोग की जाने वाली इंसुलेशन सामग्री सामान्य रूप से होती है अभ्रक होती है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रहते हैं जो कि इंटरपोल फील्ड के क्षेत्र के नीचे स्थित है, ठीक है। यदि इन ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में लाने के लिए एक डीसी जनरेटर के ब्रश को स्थानांतरित किया जाता है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, असंतृप्त डीसी मशीन की, ठीक है। एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है, लैप वाइंडिंग है, ठीक है। एक जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग जनरेटर कैसा होता है? लैप वाइंडिंग में होता है। डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होती है? तो आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों की प्रयोगशाला के लिए कौन सी डीसी आपूर्ति के प्रकार उपयुक्त होंगे? तो इंडक्शन मोटर, डीसी जनरेटर सेट, ठीक है ना, इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर सेट, ठीक है ना, तो ये दोनों होते हैं प्रयोग में, ठीक है। लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच क्या होती है? तो आगे और पीछे पिचों का अंतर, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको। एक डीसी वेल्डिंग है, लैप वाइंडिंग है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट को करंट दिया जाता है तो कम्यूटेटर से दिया जाता है। डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन से। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आमतौर पर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से।
कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं, तांबे की लग्स से जुड़े होते हैं। दो या दो से अधिक डीसी मिश्रित जनरेटर के समानांतर संचालन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए क्या कि सभी जनरेटर के सीरीज फील्ड्स या तो पॉजिटिव साइड या आर्मेचर के निगेटिव साइड पर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि बी जो है बी फ्लक्स घनत्व है और यल कंडक्टर की लंबाई है और कंडक्टर का वेग भी है तो प्रेरित ईएमएफ द्वारा दिया गया है। दोस्तों तो इसका फार्मूला होता है बी एल भी, ठीक है ना, बी एल भी साइन थीटा होता है, लेकिन एंगल तो दिया नहीं तो बी एल भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तीनों का गुणा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक 4 पोल डीसी जनरेटर के मामले में 16 कॉइल के साथ 2 लेयर लैप वाइंडिंग के साथ दिया गया है, तो पोल पिच क्या होगा, तो पोल पिच होगा 8। ठीक है ना, 8 इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला से तो आ जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी जब जब पोल की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है ना, जब पोल की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, परमियंस का रेसिप्रोकल है, तो परमियंस का रेसिप्रोकल है रिलक्टेंस। डीसी में इंटरपोल की ध्रुवता उत्पन्न करता है, आगे के मुख्य ध्रुव के समान है। ईएमएफ डीसी जनरेटर में उत्पन्न करने के लिए सीधे अनुपातिक है किसके, आर्मेचर की गति के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ मेल खाता है जब जब जो है इस पर कोई भार नहीं होता है तब। कोर का लेमिनेशन आमतौर पर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। रोटर शाफ्ट का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बियरिंग आमतौर पर होते हैं बॉल बियरिंग होते हैं। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल्स आमतौर बने होते हैं तांबे के बने होते हैं। एक 4 पोल डीसी जनरेटर मशीन में क्या होता है, अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण है। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं, तांबे की लग्स के थ्रू जुड़े होते हैं। एक कम्यूटेटर में जो क्या होता है, अभ्रक तांबा की तुलना में कठोर है। एक कम्यूटेटर में अभ्रक तांबा की तुलना में कठोर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है डीसी जनरेटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, अभी तो हमने पूरा मतलब अभी आपको डीसी मोटर, डीसी जनरेटर जो है, ठीक है, अल्टरनेटर, होम अप्लायंस दोस्तों की सब वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपको हर एक टॉपिक का, इलेक्ट्रिकल का हर एक चैप्टर का जो है आपको क्वेश्चन करा दूंगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल पर नए आए चैनल को दोस्तों द चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे दोस्तों तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।